नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय बजट 2024 को लेकर लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी चर्चा हो रही है और अब इसी कड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा के सदस्य कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार के इस बजट में मौजूद कई खामियों को उजागर किया है। कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं निजी तौर पर मानता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी संकट में है। बजट में किसे क्या अलॉट किया गया उसे छोड़ दीजिए, सबसे अहम ये है कि इस बजट के जरिए सरकार का क्या विजन है जो मिसिंग है। उन्होंने कहा कि अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों हमारी अर्थव्यवस्था संकट में है। हमारी जनसंख्या करीब 140 करोड़ है, लेकिन ILO के रिपोर्ट के मुताबिक देश में 83% युवा बेरोजगार हैं। 2000 में बेरोजगारी का यह आंकड़ा करीब 50% था। बेरोजगारी ऐसी चीज़ नहीं है जो अचानक हो जाए, यह धीरे धीरे होती है। बेरोजगारी का संबंध एजुकेशन से भी है। कपिल सिब्बल ने पूछा कि क्या इंटर्नशिप से स्किल जनरेट हो जाएगा, क्या इंटर्नशिप से उनकी समस्या दूर हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि बेरोजगार लोग असंगठित क्षेत्र में हैं। CMIE के आंकड़ों के अनुसार हमारी 140 करोड़ की आबादी में से 75% लोग कामकाजी आयु वर्ग के हैं, जिनमें से 111 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। अब आप इसी से देश की अर्थव्यवस्था के संकट की कल्पना कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वित्त मंत्री को बजट के जरिए लोगों के सामने एक रोड मैप देना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से वे हमें यह रोड मैप नहीं दे पाईं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से संबंधित 2018 के एक मामले में आज सुल्तानपुर कोर्ट के सामने पेश होंगे। समाचार एजेंसी ANI के एक रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी सुल्तानपुर कोर्ट में पेशी के लिए अपने घर से रवाना हो चुके हैं। वहीं मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी आज आ रहे हैं, वे कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। अजय राय ने बताया कि राहुल गांधी पर पूरे देश में 30 से 31 मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। उन्हें प्रताड़ित करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी डटकर लड़ रही है और डटकर लड़ेगी। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने कल गुरुवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस 29 जुलाई को भारत की राजधानी दिल्ली से एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने जा रही है। यह आंदोलन राजधानी से शुरू होकर हर राज्य की राजधानी, हर बड़े शहर और आखिरकार देश के हर जिले तक पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि इस आंदोलन की मांगों में से एक राजनीतिक न्याय और राजनीतिक भागीदारी की मांग भी शामिल है। विशेष रूप से 33% महिला आरक्षण विधेयक, जिसे भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 10 साल से लागू नहीं किया है। हालांकि 2024 के चुनाव नज़दीक आते ही सरकार ने चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के वोट हासिल करने के लिए महिला आरक्षण विधेयक पारित कर दिया, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में सेवाएं प्रभावित करने वाली करीब 3000 सरकारी डॉक्टरों की कल गुरुवार से शुरू हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी, क्योंकि डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक निकाय और सरकार के बीच मैराथन वार्ता में कोई खास प्रगति नहीं हुई। देर शाम तक चली दूसरे दौर की वार्ता के अंत में HCMSA के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश खयालिया ने कहा कि करियर प्रोग्रेशन स्कीम जैसी मांगों पर ज़्यादा प्रगति नहीं हुई है, इसलिए स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह बंद रहेंगी। 4 डॉक्टरों, जिनमें खयालिया का भी नाम शामिल है, की भूख हड़ताल जारी रहेगी। बता दें कि इस हड़ताल का आह्वान HCMSA यानी हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन ने किया है। यह एसोसिएशन राज्य में सरकारी डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करती है। यह हड़ताल उनकी विभिन्न मांगों के पूरा न होने के विरोध में की गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने बिहार बीजेपी के लिए दिलीप जायसवाल को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। बता दें कि इससे पहले बिहार भाजपा की कमान सम्राट चौधरी के पास थी, लेकिन उप मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया। साथ ही बता दें कि दिलीप जायसवाल अभी बिहार सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं। वहीं राजस्थान में भाजपा ने CP जोशी की जगह पर राज्यसभा सदस्य मदन राठौर को प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष बनाया है। इसके अलावा बीजेपी ने कई राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारियों की भी नियुक्ति की है। असम में हरीश द्विवेदी, चंडीगढ़ में सांसद अतुल गर्ग, लक्षद्वीप में अरविंद मेनन, राजस्थान में सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल, तमिलनाडु में अरविंद मेनन और त्रिपुरा में राजदीप रॉय को बीजेपी ने
प्रभारी पद पर नियुक्त किया है। वहीं राजस्थान में विजय रहाटकर और तमिलनाडु में सुधाकर रेड्डी को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने कल गुरुवार को लोकसभा में कुछ ऐसा कहा जिस पर नया विवाद शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर रोज इमरजेंसी की बात करती है, लेकिन आज देश में जो अघोषित इमरजेंसी है उसका क्या? इमरजेंसी ये भी है कि 20 लाख लोगों की तरफ से पंजाब में चुना गया सांसद NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाकर जेल में रखा गया है। उसके लोकसभा क्षेत्र के लोगों की बात संसद में नहीं पहुंच पा रही है। हालांकि चन्नी ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन भाजपा नेताओं का कहना है कि वे अमृतपाल सिंह के बारे में बोल रहे थे। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के इसी बयान को लेकर अब भाजपा लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमला बोल रही है। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि चन्नी के बयान पर मैं इतना ही कहूंगा कि इंदिरा गांधी का हत्यारा खालिस्तानी और खालिस्तानी का समर्थक कांग्रेस का वहारे कांग्रेस जय चन्नी। गिरिराज सिंह ने कहा कि ये भारत की संप्रभुता पर हमला है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि एक पूर्व मुख्यमंत्री एक देशद्रोही की तरह व्यवहार कर रहे हैं, वे देश को गुमराह कर रहे हैं। बता दें कि मामले को लेकर संसद में चरणजीत सिंह चन्नी और राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी बहसबाजी भी देखने को मिली। चन्नी ने बिट्टू की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आपके पिताजी उस दिन मरे थे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। इस पर रवनीत सिंह बिट्टू ने सदन में खड़े होकर कहा कि मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी ने देश के लिए शहादत दी थी, कांग्रेस के लिए नहीं। लोकसभा में दिए गए चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि अमृतपाल सिंह पर सांसद चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा व्यक्त किए गए विचार उनके अपने हैं और किसी भी तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थिति को नहीं दर्शाते हैं। केंद्रीय बजट 2024 में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न दिए जाने पर आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा है। जब कल गुरुवार को पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर नीतीश कुमार ने कुछ नहीं कहा है, तो इस सवाल के जवाब में लालू यादव ने कहा कि सरेंडर कर गए हैं। उन्होंने बजट को भी निराशाजनक बताया। आज 26 जुलाई 2024 को कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद जवानों को याद करते हुए एक्स पर लिखा कि आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर हम 1999 के युद्ध में बहादुरी से लड़ने वाले बहादुर सैनिकों की अदम्य भावना और साहस को याद करते हैं। उनकी अटूट प्रतिबद्धता, वीरता और देशभक्ति ने सुनिश्चित किया कि हमारा देश सुरक्षित रहे। उनकी सेवा और बलिदान हर भारतीय और हमारी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। वहीं कांग्रेस ने भी श्रद्धांजलि देते हुए एक्स पर लिखा कि देश के शूरवीरों के अदम्य साहस व दृढ़ निश्चय का प्रतीक है कारगिल विजय दिवस। मां भारती के वीर सपूतों ने आज ही के दिन अद्भुत पराक्रम के बल पर दुश्मनों को कारगिल से खदेड़कर तिरंगा झंडा लहराया था। हमें राष्ट्र की रक्षा पर समर्पित वीरों पर गर्व है, हम उन्हें नमन करते हैं। ओडिशा की भाजपा सरकार ने कल गुरुवार को अपना पहला बजट पेश किया, जिसमें वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल 2.65 लाख करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक इस बजट में कृषि और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने विधानसभा में कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए बजट का आकार वित्त वर्ष 2023-24 के 2.30 लाख करोड़ रुपए के बजटीय अनुमान से लगभग 15% अधिक है। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता नवीन पटनायक ने केंद्रीय बजट और राज्य के बजट दोनों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्रीय बजट के बारे में मैं यही कहूँगा कि यह डबल इंजन था, लेकिन डबल निराशा थी। और राज्य के बजट के बारे में मैं ये कहूँगा कि मैंने देखा कि मेरी 40 से अधिक सरकारी योजनाओं का नाम बदल दिया गया है। मैं इस पर विस्तार से चर्चा करूँगा और फिर बजट पर टिप्पणी करूँगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल गुरुवार को चीन के विदेश मंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पोलित ब्यूरो के सदस्य वांग यी से वियतनाम में मुलाकात की। विदेश मंत्री ने इस मुलाकात की जानकारी एक्स पर देते हुए बताया कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में चल रही चर्चाओं को जारी रखा।
जयशंकर ने कहा कि सीमा की स्थिति अनिवार्य रूप से हमारे संबंधों की स्थिति पर प्रतिबिंबित होगी। हमने डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मजबूत मार्गदर्शन देने की ज़रूरत पर सहमति जताई। उन्होंने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि LAC और पिछले समझौतों का पूरा सम्मान सुनिश्चित करना होगा। दोनों देशों के बीच संबंधों को स्थिर रखना पारस्परिक हित में है। हमें तत्कालीन मुद्दों पर शीघ्रता से काम करना चाहिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस समय अमेरिकी दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। बता दें कि इससे पहले नेतन्याहू ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को भी संबोधित किया था। वहीं अब राष्ट्रपति जो बाइडेन से नेतन्याहू की मुलाकात को लेकर व्हाइट हाउस ने जानकारी दी कि दोनों नेताओं के बीच गजा युद्ध विराम समझौते को लेकर दोनों पक्षों में मतभेद सुलझाने को लेकर बातचीत हुई। आपको बता दें कि इजरायली प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर अमेरिका में खासा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नेतन्याहू के भाषण के दौरान भी हजारों फिलिस्तीन समर्थकों ने बिल्डिंग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।